नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, मगर सबसे पहले आपको 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर, जहां अयोध्या की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की ओर से निर्णय लिया जा सकता है। एनएसजी सेंटर अयोध्या में स्थापित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी विधानसभा की सदस्यता से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, बलौदा बाजार से है, जहां बलौदा बाजार में हिंसा में हटाए गए डीएम और एसपी की ये बड़ी कार्रवाई बलौदा बाजार में देखने को मिली थी, जहां इस कार्रवाई के बाद डीएम और एसपी को हटा दिया गया। वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर है योगी सरकार में शिक्षा को बेहतर बनाने की योजना की। तो शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो वहीं अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीधा अयोध्या से आ रही है। अयोध्या की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय के हवाले से सूत्रों से बड़ी खबर, अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज अयोध्या में तैनात होंगे। रामलला के भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में जल्द एनएसजी हब बनने वाला है। एनएसजी सेंटर अयोध्या में स्थापित होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज अयोध्या में तैनात होंगे। रामलला के भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए ब्लैक कैट कमांडोज को अयोध्या में तैनात किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर, आखिरी निर्णय इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जाना है। आपको बता दें, इसी साल 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद अयोध्या का ये जो भव्य मंदिर है, इसकी सुरक्षा को देखते हुए यही जो हजारों लाखों श्रद्धालु रोजाना अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की चर्चा है कि अयोध्या में जल्द एनएसजी सेंटर खोला जा सकता है, जिसको देखते हुए प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जा रहा है। वहीं आखिरी मुहर जो है इस प्रस्ताव पर वो गृह मंत्रालय की तरफ से लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एनएसजी टीम की तरफ से अयोध्या में भूमि चिन्हित करने की भी बात सामने आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, जिस तरह से जो भव्य राम मंदिर है उसकी सुरक्षा को देखते हुए, वहीं जिस तरह से हजारों लाखों श्रद्धालु रोजाना राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द एनएसजी सेंटर जो है अयोध्या में स्थापित हो सकता है। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरह से कश्मीर में अभी 3 आतंकी हमले हुए हैं, इसको देखते हुए दिल्ली के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की अयोध्या में, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। उसी को देखते हुए गृह विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वहां की जो सिक्योरिटी है, वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें भी किसी तरह की छूट ना हो सके, इसको लेकर आज एक ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि एनएसजी की जो टीम है जो वहां पहुंचेगी, उसके लिए एक जमीन है वो भी जो है ले ली गई है, और उसके भी लगातार जो काम है वो अब देखने को मिलेगा। हालांकि अगर अभी सुरक्षा की बात की जाए तो अभी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर सीएसी तैनात है, और जो जवान है वो करीबन 200 जवान तैनात है। उन जवानों को एनएसजी के द्वारा ही ट्रेनिंग दी गई। तो ऐसे में जब से अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो हुआ, तो उसके बाद जो श्रद्धालु है लगातार, यानी 1.5 लाख के 2 लाख पर डे वहां पर दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में जो गृह विभाग ने ये फैसला लिया, सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि राम मंदिर की अगर देखिए बात की जाए तो राम मंदिर पर लगातार जिस तरह से प्रदेश की जो जनता है वो लगातार वहां जाने का प्रयास, वहां पर जा रही है, रामलला के दर्शन कर रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर देखिए बात की जाए
तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से एनएसजी कमांडो भी वहां तैनात किए जाएंगे। जी चंदन, जिस तरह से 22 जनवरी जब से भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ही वीवीआईपी मूवमेंट जो है अयोध्या में वो भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी राम मंदिर के दर्शन को पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए, जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा वैष्णो देवी यात्रा में इतना बड़ा आतंकी हमला, उसको देखते हुए अब ये जो निर्णय लिया गया है एनएसजी हब अयोध्या में बनाने का, क्या माना जाए? क्योंकि प्रस्ताव जो है वो तैयार हो गया, कब तक इस पर जो आखिरी मोहर है वो गृह मंत्रालय की तरफ से लगनी है, कितना और इसमें समय लगेगा और कब तक ये जो तस्वीर है वो साफ होगी? बिल्कुल, देखिए रिया, जिस तरह से ये पूरा मैप बना लिया गया और इसमें अगर मोहर की देखिए बात की जाए तो जिस तरह से अभी माता वैष्णो का दर्शन करने लोग गए थे, वहां जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, साथ ही साथ कश्मीर में भी जो आतंकी हमले हैं वो देखने को मिले। तो ऐसे में जो संवेदनशील एरिया है वहां पर इस टाइम कड़ी नजर रखी जा रही हो, चाहे पुलिस हो और चाहे प्रशासन हो। लगातार जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर तमाम तरह की जो कमियां है वो पूरे करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अयोध्या को संवेदनशील एरिया माना जाता है, क्योंकि जिस वक्त रामलला का जो दर्शन करने लोग पहुंचते, तमाम जो भीड़ होती है लाखों की भीड़ों में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में एनएसजी जो लगाई जा रही है, यानी एनएसजी की अगर वहां तैनाती की जा रही है तो सबसे बड़ी बात यह है यानी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा को और कड़ा किया जा सके, सुरक्षा व्यवस्था के और पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा सके, इसको देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से यहां पर एक प्रस्ताव तैयार हुआ है कि जल्द से जल्द जो है एनएसजी हब अयोध्या को बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, आप नजर बनाए रखें। तो वहीं अब बात यूपी की सियासत की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है यूपी विधानसभा की सदस्यता से। अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है। केंद्र की राजनीति में अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करेंगे और केंद्र की राजनीति में और सक्रिय भूमिका वो यहां पर निभाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अपनी विधायकी से इस्तीफा देने का उन्होंने यहां पर निर्णय लिया है। तो ये बड़ी खबर, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा की सदस्यता से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तो करहल से विधायक है अखिलेश यादव, उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी उन्होंने छोड़ दिया है और केंद्र की राजनीति करने का निर्णय लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक का। अनिल जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा यहां पर देते हुए केंद्र की राजनीति करने का निर्णय लिया है, क्या संदेश और क्या रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया? देखिए रिया डंगवाल जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन किया है, अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास में रिकॉर्ड 37 सांसद चुन करके आज लखनऊ गए हुए हैं। उसको देखते हुए अब अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया है कि अब समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर वो उत्तर प्रदेश के साथ देश की सियासत करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। सांसद के लिहाज से कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है समाजवादी पार्टी। और इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने अब उत्तर प्रदेश के साथ देश की सियासत में कदम बढ़ा दिया गया है। अखिलेश यादव को सपा संसदीय दल का नेता भी चुना जा चुका है। अब जल्द ही संसद में डिम्पल यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से बात करें करहल सीट की, क्योंकि यहां से उन्होंने विधायकी से जैसे इस्तीफा दिया है, अब वहां उपचुनाव होंगे और करहल ये जो सीट है मैनपुरी क्षेत्र में आती है और मैनपुरी यादवों का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और करहल सीट आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। क्या माना जाए, कब तक यहां पर उपचुनाव संभव और उपचुनाव में क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए रिया डंगवाल जी, ये मुलायम परिवार की सीट है करहल विधानसभा। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत तेज सीट है। जिस तरह से चर्चा शुरू हो गई है कि अब मुलायम परिवार का कोई सदस्य जो है वो विधायक का चुनाव लड़ेगा, उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जिस पर जो है 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा और उसमें करहल भी है। करहल इसलिए बड़ी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है
क्योंकि यहाँ उपचुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब होगी तो ये समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव का बदला चुकाने का एक बढ़िया अवसर होगा। जिस तरह से अनिल जी लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो बिल्कुल मुंह की यहां पर भारतीय जनता पार्टी को खानी पड़ी, क्योंकि सिर्फ 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी से कई गुना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन जो रहा इंडिया गठबंधन का रहा, और खासकर जब समाजवादी पार्टी की बात करें अब तक के इतिहास में, जैसा आपने भी कहा, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सीटें अपनी झोली में डाल पाए। तो जिस तरह से अब केंद्र की राजनीति करने का यहां पर अखिलेश यादव ने फैसला किया है, क्या माना जाए आगे क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का खाली पद हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव जो है वो चाचा शिवपाल को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। वहीं इस बात की भी ज्यादा चर्चा हो रही है कि जिस तरह से अखिलेश यादव पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, उनके परिवार के 5 सदस्य जो है वो संसद में चुने गए हैं, सांसद बने हैं, तो संभव है कि पीडीए फार्मूले के तहत वो किसी दलित या पिछड़े को भी या फिर अल्पसंख्यक को वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। फिलहाल अभी जो सबसे मजबूत दावेदार है विधानसभा उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के, वो चाचा शिवपाल बने हुए हैं। बिल्कुल अनिल जी, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़कर जिस तरह से केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने का निर्णय यहां पर लिया है, बड़ा संदेश देने की कोशिश, और जिस तरह से आपने भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष यहां पर उनको ये पद दिया जा सकता है, हालांकि उसके लिए थोड़ा और इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने का और ज्यादा जो है उन्होंने निर्णय लिया है, यानी अब केंद्र की राजनीति करेंगे अखिलेश यादव। बात छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की कर लेते हैं। बलौदा बाजार हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हटाए गए जिले के डीएम और एसपी। डिप्टी सीएम ने सख्त कार्रवाई के यहां पर निर्देश दिए। भीड़ ने गाड़ियों में आगजनी की थी, जिसके बाद आईएएस दीपक सोनी को ये जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस विजय अग्रवाल को एसपी बनाया गया है और सीएम ने पल पल की रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि 73 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी बीते दिन जिस तरह से बलौदा बाजार में ये हिंसा भड़की थी, जिसमें बेकाबू भीड़ ने कई सारी गाड़ियों पर आगजनी कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की गई और जिले के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। डिप्टी सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भीड़ ने गाड़ियों में आगजनी कर दी थी। आईएएस दीपक सोनी को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आईपीएस विजय अग्रवाल को एसपी बनाया गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद पल पल की सभी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले को लेकर 73 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सीधे रुक करेंगे प्रदीप माहेश्वरी का, जो बलौदा बाजार से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से बलौदा बाजार में ये हिंसा घटना देखने को मिली थी, बेकाबू भीड़ ने कई सारी गाड़ियों को निशाना बनाकर उन पर आगजनी की, अब बड़ी कार्रवाई यहां पर और सख्त एक्शन यहां पर सरकार द्वारा लिया गया। मैडम, यह बताऊंगा आपको मैं कि आज मैं जो कलेक्टर है दीपक सोनी और एसपी तुम्हारा विजय अग्रवाल ने ज्वाइन कर ली है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सब नॉर्मल करने की कोशिश का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी लोगों की जो गाड़ियां जली है उनको सबको बुला के उनसे आवेदन लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ये जितनी भी गाड़ियां जो उपद्रवियों में जो चलाई गई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हीं से वसूली की जाएगी। उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा का सख्त निर्देश है कि उपद्रवियों से ही वसूली किया जाएगा जितनी भी जो गाड़ियों को उन्होंने जलाया है। आज सभी जितने पीड़ित पक्ष है आज उनको बुलाया गया था कलेक्ट्रेट में, उनके सबसे आवेदन लिए गए हैं और उनसे आरसी बुक ली गई है, फोटोकॉपी और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी लेकर तो सबके आवेदन को यहाँ पर थाने में एफआईआर दर्ज का काम चालू हो चुका है। प्रदीप, जिस तरह से इस पूरे मामले में 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, साथ ही प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्या माना जाए अभी और कितने लोगों को टारगेट किया जा सकता है या कितने लोग जो है अभी प्रशासन के रडार पर?
आपको स्पष्ट बता दूं कि बहुत कड़ी कार्रवाई हो जा रही है। जो 8 धाराएं जो लगी हुई है, रासुका की धारा लगाई गई है 120B, इस पे गैर जमानती 8 धाराएं हैं। जो भी व्यक्ति जिसके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी वो निश्चित है कि वर्षों उसको जेल में रहना पड़ेगा, उसको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक की जमानत नहीं मिलने के चांसेस है। इतने कड़े एक्शन लेने के बाद निश्चित है कि कुछ विपक्षी नेताओं का भी नंबर इसमें आ सकता है। उनकी फोटोग्राफी यहाँ पर कलेक्टेड और एसपी कार्यालय में आ चुकी है, उसके आधार पर भी गिरफ्तारी होना तय है। वो ये सोचे कि आग भड़काने के बाद वो भी वहां से गायब हो गए हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। आज नए एसपी विजय अग्रवाल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सख्त कार्रवाई करके इसके पीछे जितने भी लोग हैं जो इस षड्यंत्र को अंजाम दिए हैं वो सभी कानून के दायरे में आएंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपको बता दूं 73 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिनको जेल में डाले जाते हैं। उनसे 8 धाराएं बड़ी लगाई गई है और इसके बाद भी धरपकड़ जितने भी वीडियो मिल रहे हैं सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं और जो भी दंगा करते हुए दिखे गए, सबकी गिरफ्तारी होना तय है। बिल्कुल, जिस तरह से हिंसा भड़की बलौदा बाजार में, उसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई नामजद लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है, वहीं आगे भी बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर साफ और स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। प्रदीप, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलौदा बाजार में ये हिंसक घटना, जहां बेकाबू भीड़ ने कई वाहनों को निशाना बनाते हुए उन पर आगजनी की। वहीं अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं शिक्षा किसी भी प्रदेश और देश के विकास का आधार होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, जिससे प्रदेश के विकास में वृद्धि हो और प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य कर रही है और सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं, जिससे प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है। योगी सरकार बेहतर शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित सभी छात्रावासों से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर मानक के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए समस्त छात्रावासों को 2-2 लाख और सर्वोदय छात्रावासों को 5-5 लाख की धनराशि समान रूप से प्रदान करते हुए विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकता अनुरूप बजट उपलब्ध कराने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से संचालित बाबू जगजीवन छात्रावास योजना के तहत 3 लाख प्रति छात्र की दर पर प्रदेश को जौनपुर में 1, फिरोजाबाद में 3, हाथरस में 1 और सुल्तानपुर में 1 छात्रावास का भी निर्णय किए जाने की स्वीकृति दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम, जिस तरह से शिक्षा का स्तर है वो बेटर हो सके और उसके लिए कई तरह के कदम जो है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, यहां पर एक और बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो काम कर रही है और शिक्षा किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के विकास का आधार होती है, उसके भविष्य को तय करती है। और इस बात को मुख्यमंत्री खुद कई बार खुले मंचों से कह चुके हैं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि आज जब हम बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो उसकी जो रिजल्ट है वो आने वाले कई सालों बाद दिखाई देगा। और यही वजह है कि आप देखें शिक्षा को लेकर जो है वो कई तरीके के जो अभियान है वो योगी आदित्यनाथ से चलाए गए हैं, चाहे वो स्कूलों का नवीनीकरण हो, चाहे उसका उत्थानों को लेकर हो। और इसीलिए अब जो है कह सकते हैं 24 और 25 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए 125 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो दी गई है और उसके जरिए जो छात्रावास है जहाँ पर बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था होती है, तो उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा वहां पर, यानी कि जो पुराने कैंपस हैं उनको रेनोवेट किया जाएगा। तो यानी कि साफ तौर पर कि जो बच्चे आए तो उनको बेहतर सुविधा मिल सके ताकि उनको शिक्षा ग्रहण करने में कोई किसी भी तरीके की समस्या ना हो। और इसी को लेकर जो पुराने जहाँ पर ऐसे हैं जो जिनको जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है उन जो छात्रावास है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसके अलावा
कई जिलों में नए भी छात्रावास जो है वो बनाए जाएंगे, तो इसको लेकर भी स्वीकृति दी गई है और इसीलिए इसको लेकर समाज कल्याण विभाग की तरफ से समीक्षा करी गई। जो मंत्री हैं असीम नवीन, उन्होंने कल समीक्षा करी थी और उसमें अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, छात्रावास जो है उनमें बेहतर और जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है तो सभी सुविधाएं वहां पर रहने वाले छात्रों को मिले, ताकि प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हो सके और जो छात्र इन छात्रावासों में रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। तो इसलिए कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम, एक बड़ी पहल जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से शुरू करी गई है, जिसमें 125 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार जो है अगले 1 साल के अंदर इन सभी छात्रावासों को जो है उनका जीर्णोद्धार करेगी और उनको विकसित करेगी। प्रियम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कई छात्रावास जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं, छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर किया जा सके, इसको देखते हुए बजट जो है बढ़ाने की बात यहाँ पर सामने आई है। क्या माना जाए, जिस तरह से सीएम योगी या जो योगी कैबिनेट है उसका फोकस शिक्षा पर, तो क्या संकेत यहाँ पर देने की कोशिश? देखिए, संकेत सिर्फ ये देने की कोशिश है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो। जब बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, उनको बेहतर छात्रावास मिलेंगे, तो उसके जरिए आने वाला जो भविष्य होगा प्रदेश का वो बेहतर होगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो स्कूलों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत करी। उसके जरिए लाखों की संख्या में जो प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि जहाँ से एक बच्चे की जो शुरुआत होती है पढ़ाई की, जहाँ से उसके भविष्य को तय करने की जो नींव पड़ती है, तो वो बेहतर हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले को लेकर हो, चाहे अध्यापक की भर्ती को लेकर हो, पिछले अगर आप देखिए जो पिछला कार्यकाल था उस दौरान बड़ी संख्या में अध्यापकों की भर्ती जो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी थी, वो अपने आप में रिकॉर्ड था। बिल्कुल, यानी प्रियम यहाँ पर बड़ा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की द्वारा उठाते हुए साफ तौर पर शिक्षा का स्तर यूपी में बेहतर किया जा सके और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, बेहतर सुविधाएं दी जा सके, इसके लिए एक नई पहल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका जानकारी के लिए। तो वही मोदी सरकार ने भले ही सरकार बनाकर कामकाज शुरू कर दिया हो, मगर सियासत और सियासी गर्मी के मौसम में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तमाम सियासी मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी सादिक ने शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैम, जिस तरह से नीट को लेकर छात्रों में बहुत आक्रोश है, किस तरह से आप देखती हैं? ये बहुत दुखद है कि जो हमारे युवा वर्ग है, एक तरफ ग्रेजुएट होकर उनको रोजगार नहीं मिलते, दूसरी तरफ वो महीनों तक मेहनत करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं नीट की परीक्षा पास करने के लिए, इस उम्मीद में कि उनकी जो करियर चॉइसेस हैं वो उसको फॉलो कर पाएंगे। पर उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि पेपर लीक इतना कॉमन हो गया है कि एक दिन पहले एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। ये जो पूरा इकोसिस्टम गैंग बना हुआ है, ब्रोकर से लेकर हॉस्टल्स, कोचिंग क्लासेस, कॉम्प्रोमाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पेपर लीक के माध्यम से पैसा कमाते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस वजह से आज बच्चे आक्रोशित हैं। ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, किसी को नहीं पता किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जो रैंकिंग आई है, रैंकिंग इतनी वियर्ड है। जो टॉपर्स हैं, 7 टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं। सेंटर में ओवर क्राउडिंग है। एनटीए पे जब प्रेशर आता है तो एनटीए एक इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करती है, अपने आप से पल्ला झाड़ देती है कि उनकी कोई गलती नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन जो अनाउंस हुआ है, चेयरमैन वही हैं एनटीए के जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तो चोर और कोतवाल जैसी सिचुएशन हो गई। मैंने हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ये लिखा है। मेरा पेपर लीक कितना कॉमन हो चुका है। जनता ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, आपको बहुमत से पीछे रखकर, कि अगर आप युवाओं की बात नहीं सुनेंगे, महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे, किसानों की बात नहीं सुनेंगे, आम जनता की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी मन की बात करते रहेंगे, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे भी आप अपनी भूल सुधार लो, वरना जनता आक्रोशित होकर रास्तों पे आएगी और आपको मजबूर करेगी। तो मैंने उनसे एक टाइम बाउंड मैनर में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन मांगा है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो इसके पीछे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया, उनको जेल की सज़ा हो, क्योंकि वो जो खिलवाड़ कर रहे हैं देश के भविष्य के साथ कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ कर रहे हैं, यह हमें मंजूर नहीं है। मैम, जो दिल्ली में संकट चल रहा जल वाला, टैंकर माफिया पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं, उसे किस नज़रिए से देखती हैं आप? देखिए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति के चलते आम जनता को तरसाया जा रहा है, उनको पानी से मजबूर किया जा रहा है। आप केंद्र सरकार ने, क्या ये सच्चाई नहीं है जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि सर्विसेज जो हैं दिल्ली के वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पर आपसी मतभेद में जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता को त्रस्त रख रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर
ये जो लॉक जैम है बहुत दुखद है। ये फिर से वही चीज दोहरा रहे हैं और मुझे ध्यान आता है किस तरीके से कोविड के कार्यकाल में आपसी मतभेद को लेकर ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होकर इतनी लोगों की जान गई थी दिल्ली में ही। फिर भी अगर सबक नहीं सीख रही और केंद्र सरकार बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है, ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, राहुल गांधी बनारस गए, उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लड़ती तो शायद जीत जाती। बिल्कुल सही कहा। जो मोदी जी को सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से जीत हुई है, उससे ज्यादा मार्जिन से तो केएल शर्मा जी की जीत स्मृति ईरानी के खिलाफ हुई है और ये उनकी सफलता में विफलता है। ये बनारस की जनता ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया और ये मैंने 6 महीने पहले भी कहा था जब अजय राय जी ने कहा था कि प्रियंका गांधी अगर खड़ी होंगी तो ये मोदी जी को हरा देंगी, और अब तो सही लग रहा है। कितने राउंड्स में अजय राय जी उनके आगे थे मोदी जी के, फिर जाकर बच बचाकर पसीने छुटवाकर प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते हैं। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। आप जनता के विवेक पर ना विश्वास करके अपने मन का जो अहंकार है उसके चलते आप वोट मांगने गए थे। जनता ने आपको सबक दिया है कि प्रधानमंत्री जी, अभी भी हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं, अगर एक सशक्त मजबूत कैंडिडेट प्रियंका गांधी जी जैसा खड़ा होता तो मैं 2 लाख तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज 4-5 लाख के मार्जिन से जीतती या शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह के भी आंकड़ों को पार कर लेती। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।